बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह की जो डेवलपमेंट हुई कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद, अब तकरीबन 38 घंटे के बाद आर्मी चीफ ने इसका नोटिस ले लिया है। बकायदा कैप्टन सफदर पर एफआईआर करने के लिए आईजी सिंध को अगवा किया गया था और इस बात का अब तकरीबन 38 घंटे बाद नोटिस लिया है आर्मी चीफ ने, और उन्होंने जो कोर कमांडर कराची है उन्हें हुक्म दिया है कि इस बात की तहकीकात की जाए कि किस तरह आईजी सिंध को अगवा किया गया सुबह 4 बजे और कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर कटवाई गई। बहुत मेजर डेवलपमेंट है। बिलावल जरदारी का इस पर रद्द अमल आया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था आर्मी चीफ और टीजीआईएसआई इसका नोटिस लें। इस पर मैंने बात करनी है, इसकी अंदर की कहानी आपके साथ शेयर करनी है कि बिहाइंड द सीन क्या कुछ हो रहा है। अब गवर्नर सिंध को वजीर आजम इमरान खान ने बुला लिया है इस्लामाबाद। तो क्या विफाकी हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान गवर्नर राज लगाने वाले हैं, यानी गवर्नर रूल लग जाएगा सिंध में। अब इमरान खान की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इमरान खान अभी अपने सियासी पत्ते किस तरह खेलेंगे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ इंफॉर्मेशन जो डेवलपमेंट हो रही है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से देखिए, सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ है उसको क्लिक कर लीजिए। ये अंगूठे का है ना, अंगूठा, इसे क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं आप तो रिपोर्टर्स इनसाइट हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो वहां पर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि कैप्टन सफदर को सुबह तकरीबन 6:15 बजे गिरफ्तार किया गया था। उनके कमरे में घुस के जब वो मरियम नवाज के साथ सो रहे थे, कहा यह गया कि आईजी सिंध को सुबह 4 बजे अगवा किया गया। आईजी सिंध सूबे का एक जो आईजी है, सरबराह है पुलिस का, उसे अगवा किया गया रेंजर्स की जानिब से। फिर उन्हें लेकर जाया गया सेक्टर कमांडर के दफ्तर में। वहां पर जो कैप्टन सफदर के अरेस्ट वारंट थे उन पर साइन करवाया गया और आईजी सिंध से कहा गया इन ऑर्डर्स पर आपने साइन करना है। आईजी सिंध ने शुरू में मना किया था लेकिन फिर उनसे साइन करवाए गए, उन्होंने दस्तखत किए। और अब हुआ यह है कि कैप्टन सफदर को तो बेल मिल गई, जमानत हो गई, वो लाहौर चले गए। आज वो लाहौर में वहां पर दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हुए थे, वो दूसरे केस के सिलसिले में। लेकिन सिंध में यह हुआ है कि आईजी सिंध समेत कई पुलिस अफसरान मुस्ताफी हो गए। इस पूरे मामले के बाद हुआ यह है कि आईजी सिंध ने अब एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि वो 2 महीने की छुट्टी पर जाना चाहते हैं, इसलिए कि उनके साथ उनको रिडिक्यूल किया गया और मिस हैंडल किया गया, यानी उनकी तजलील की गई, उन्हें जलील किया गया और उन्हें मिस हैंडल किया गया। इन दोनों लफ्जों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह उन्हें किडनैप किया गया होगा, किस तरह आईजी सिंध को उठाया गया होगा सोते हुए बिस्तर से सुबह 4 बजे और लेकर जाके कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हुक्मनामे पर साइन करवाए गए होंगे। इस पर जो मुराद अली शाह हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुराद अली शाह की, बहुत ठंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें कोशिश की गई कि मामला को सेटल डाउन किया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए, कमीशन बना दिया जाए और वो इसकी इंक्वायरी करे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मुराद अली शाह ने की, उसके बाद सवालात उठने लगे कि शायद जो सिंध की हुकूमत है वो मामले को रफा दफा करना चाहती है और वो इस मामले से जान छुड़ाना चाहती है और इस मामले को दबाना चाहती है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लियर कट मैसेज दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्टेट अबव द स्टेट किसी सूरत कबूल नहीं होगी। अगर आईजी पुलिस के साथ, सिंध के आईजी के साथ ये कुछ किया जा सकता है तो आप सोचिए सिंध में आम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया, डीजीआईएसआई को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि इसका नोटिस लिया जाए, इस बात की तहकीकात की जाए कि कैसे आईजी सिंध को उनके बिस्तर से उठाकर लेके जाया जाता है, उनको किडनैप किया जाता है सुबह 4 बजे और उनसे ये सारे मामलात करवाए जाते हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके कुछ ही घंटों के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का नोटिस लिया। तकरीबन 38 घंटे इस पूरे मामले को, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले को गुजरने के 38 घंटे के बाद आर्मी चीफ ने इस बात का नोटिस लिया बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और अब आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया है कि वो इस पूरे मामले की तहकीकात करें और इसकी जो रिपोर्ट है वो जीएचक्यू को भेजें ताकि आर्मी चीफ इस मामले को पूरे देख सकें। लेकिन इस पूरे मामले में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वो ही
जिस तरह पीटीआई ने बर्ताव किया, पीटीआई पहले से मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि पीटीआई जिस तरह बिहेव कर रही है, इदारों को जिस तरह ह्यूमिलेट कर रही है, इदारों की जिस तरह तजलील कर रही है अपने बचकाना हरकतों की वजह से, वो उसमें माजी में आपको इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। इस पूरे मामले में, कैप्टन सफदर वाले मामले में भी जिस तरह एफआईआर करवाई गई, अनोखी एफआईआर है, वो एफआईआर करने वाला जो शख्स है वक्कास, वो खुद मुल्जिम है, मुजरिम है, और आज उसने खुद जाके सिंध हाई कोर्ट से अपनी बेल करवाई है। यानी कि आप सोचिए, एक मुजरिम और मुल्जिम जाकर कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर करवा रहा है और वो खुद पुलिस को मतलूब है, और वो अगले दिन जाके खुद सिंध हाई कोर्ट से बेल ले रहा है। तो ये मामला है। सिंध हुकूमत का मौकिफ ये है कि पीटीआई ने पूरी प्लानिंग करके, हलीम आदिल शेख जो पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने पूरी प्लानिंग की, बाकायदा उनका जो बांजा है, जिस वकास नामी शख्स ने ये एफआईआर करवाई कैप्टन सफदर के खिलाफ, वो जो हलीम आदिल शेख है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके कोऑर्डिनेटर हैं, उनके बांजे हैं, और इस बात का इकरार हलीम आदिल शेख ने खुद भी किया है कि वो उनके रिश्तेदार हैं, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन है और उन्होंने जाके एफआईआर करवाई है। अहम बात यह है कि वही जो उनका भांजा भतीजा है जो जाके एफआईआर करवाता है, वही पुलिस को मतलूब होता है और वो सिंध हाई कोर्ट से जाके बेल ले लेता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये पूरा मामला कायदे आजम के मजार पे हो रहा था, जिसके बारे में जाकर एफआईआर इस शख्स ने करवाई, वकास नामी शख्स ने, जो कि पीटीआई का कारकुन और हलीम आदिल शेख का कह लीजिए बांजा या भतीजा है, वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं था। उसने एफआईआर करवाई, एफआईआर में कहा कि मुझे कैप्टन सफदर ने जान से मारने की धमकियां दी, मुझे गालियां दी, मेरे साथ बुरा सलूक किया जब मैंने कैप्टन सफदर को रोकने की कोशिश की। लेकिन अब यह मामला सामने आया है कि उस वक्त जब यह पूरा मामला हो रहा था कायदे आजम के मजार में, वो शख्स जिसने एफआईआर करवाई है वो उस लोकेशन पे मौजूद ही नहीं था। वो तकरीबन 20 से किलोमीटर दूर किसी मकाम पर था, वहां पर उसकी मौजूदगी साबित हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि भाई नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, और ये जो पहले मामलात होते हैं ना, इनको पहले देख लिया करें कि जिस बंदे को आप सामने ला रहे हैं, आपका जो केस है वो मजबूत भी है कि नहीं। अगर झूठ बोलना भी है तो इस तरह बोलो कि वो सच लगे। तहरीक इंसाफ की तो वैसे भी आदत है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। इस मामले में भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसे साबित किया जाए कि ये सिंध हुकूमत की नाअहली है या सिंध हुकूमत ये सब करवा रही है। लेकिन अब जिस तरह का मामला एक्सपोज हुआ है, जो मामलात अब सामने आए हैं, वो तहरीक इंसाफ के खुद गले पड़ गए हैं। जिस तरह उन्होंने जाकर एफआईआर करवाने की कोशिश की और वो मामला खुद ही उनके उल्टा गले पड़ गया। वो शख्स ही जिसने एफआईआर करवाई थी वो झूठा साबित हो गया और वो पुलिस को मतलूब हो गया, उसका भी अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है। अब मामला यह है कि आर्मी चीफ ने इस बात का नोटिस लिया है, साथ साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को वजीर आजम इमरान खान ने बुला लिया इस्लामाबाद, क्योंकि तहरीक इंसाफ की शुरू से ये कोशिश रही थी कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए, गवर्नर रूल लगाया जाए, लेकिन आज तक तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब नहीं हो सकी। और एक कहावत है कि जोश में और गुस्से में बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। जब आप जोश में और गुस्से में बड़े फैसले करते हैं तो वो फैसले आपको पछतावा देते हैं। और अब जो इमरान खान की, वजीर आज़म इमरान खान की कैफियत है, वो जोश में भी है और वो गुस्से में भी है। जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर सामने आई और जिस तरह मरियम नवाज ने इस हुकूमत की जो नाअहली और नाकामी है उसको एक्सपोज किया है, मरियम नवाज ने जो तकरीरें की हैं, नवाज शरीफ ने जो तकरीरें की हैं, इससे साफ लगता है कि वजीर आज़म इमरान खान घबराए हुए हैं। ना सिर्फ घबराए हुए हैं, वो जोश में भी हैं और वो गुस्से में भी हैं। इस जोश और गुस्से में वो जिस तरह के जो फैसले कर रहे हैं, बाकायदा जो MNA MP है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, ये जो कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR हुई है। और एक MNA ऐसे भी हैं जिनकी लंदन में प्रॉपर्टियां हैं, वो बाकायदा इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे थे और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस से हटके सिंध में, उनके साथ उन्होंने इस पूरे केस को फाइल करने में मावनत की थी। लेकिन एक मरतबा फिर इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनका तजर्बा नहीं है। बेचारे अभी पहली मरतबा हुकूमत में आए तो इनसे ये मामलात, इनको पता नहीं है कि कैसे मामलात चलाए जाते हैं, और इसका खमियाजा 20 करोड़ अवाम, 22 करोड़ अवाम और ये पूरा मुल्क भुगत रहा है पिछले 2.5 साल से। तो अब वजीर आज़म इमरान खान ने बुला लिया है इमरान इस्माइल को, और अगर अब गवर्नर राज सिंध में लगाया गया तो हालात और ख़राब होंगे। पीपल्स पार्टी बहुत संभल के फूक के कदम रख रही है।
وہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کی طرف نہیں جا رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ، جس طرح نون لیگ، مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ لیکن اس طرح کا معاملہ ہوا کیونکہ وزیراعظم عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے لایا جائے۔ اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت بھی چاہتی ہیں، جو معاملات طے کرنا بھی چاہتی ہیں، انہیں بھی ان سے لڑوایا جائے، اور اس سے انہیں لگتا ہے وزیراعظم کو کہ ان کا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس سے ملک کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی نااہلی، ناکامی اور جو انکمپٹنس ہے اور جو بیڑا غرق ہو گیا ہے معیشت کا، اکنامی کا، اس سے نظریں ہٹانے کے لیے، عوام کو اس سے دور کرنے کے لیے، عوام اس پہ بات نہ کریں، اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے آرمی چیف کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، عمران خان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، اور اگلا جو کوئٹہ کا 25 تاریخ کو جلسہ ہونے والا ہے اس میں نواز شریف کی کیا تقریر سامنے آتی ہے۔ اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب گجرانوالہ تقریر کے بعد گھبرا گئے ہیں اور انہیں کوئی پیغام دیا گیا ہے کہ اب زیادہ بات نہیں کرنی، شٹ اپ کال دے دی گئی ہے نواز شریف کو، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کوئٹہ کے جلسے میں ایک مرتبہ پھر شوق لگے گا، کرنٹ لگے گا جب نواز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ اب جو 3 پلیٹ فارمز ہیں، 3 جو جگہوں پر جہاں پر جلسے ہونے ہیں، چاہے وہ کوئٹہ میں ہو، ملتان میں ہو یا لاہور میں ہو، اس میں بڑے سرپرائزز آپ کو ملیں گے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں یہ جو سیاسی حماقتیں کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی حکومت سے، وزیراعظم عمران خان کی جانب سے، اور ان کے جو وزراء ہیں وہ جس طرح کی سیاسی حماقتیں کر رہے ہیں، نااہلی اپنی دکھا رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ کامنٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر فیس بک پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو فیس بک پہ جلدی سے شیئر کر دیجئے۔ اگلے آنے والے دن انتہائی اہم ہوں گے، اس پر جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ لائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔